तीन जादुई दिया। मिट्टी के बर्तन ले लो, मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के बनावट के बर्तन ले लो, आओ आओ भाइयों। बाजार के बीचों बीच बैठा गरीब कुम्हार कमलेश अपने मिट्टी के बर्तनों को बेचने के लिए जोरों शोरों से गुहार लगाता है। बावजूद इसके उसके एक भी बर्तन की बिक्री नहीं होती। देखते ही देखते देर रात हो जाती है। आज तो सवेरे से एक मिट्टी के बर्तन की बिक्री नहीं हुई है। अब और देर रुकना बेफजूल होगा। अब मुझे घर चलना चाहिए। बेचारी धानी मेरी बाट जो रही होगी। कमलेश हताश मन से मिट्टी के बर्तनों से भरी टोकरी को माथे पर उठाकर घर की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके मन में घर खर्च को लेकर काफी उथल पुथल चल रही थी। वह बेसुध होकर बढ़ा चला जा रहा था। इसी बीच तेजी में आ रही एक ट्रक से मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गरीब कुम्हार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। इस दुखद दुर्घटना से उसका बेटा विनायक और धानी का जीवन रूपी नाव घनघोर गरीबी के दलदल में गोते लगाने लगी थी। सृष्टि के रचयिता, तुमने सिर्फ मुझ सुहागन की मांग का सिंदूर छीनकर मुझे अभागन नहीं बनाया, बल्कि मेरे बेटे को बचकाने में ही यतीम बना दिया। पति के चले जाने के गम में धानी दिन रात उसके वियोग की विरह में आंसू बहाती रहती। इस बीच बेचारे माँ बेटे को गरीबी और भूखमरी की मार झेलनी पड़ती है। अपने बेटे को भूख से बिलखता हुआ देखकर धानी बोलती है, मुझे बीती बातों को बिसार कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बेटे विनायक की जिम्मेवारी है। कुछ ही दिनों बाद दीपावली है। मैं मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगी। अगले दिन धानी नदी किनारे से दिए बनाने के लिए टोकरी में ढेर सारी मिट्टी भरकर उसे माथे पर धरे घर आती है। ये देखकर विनायक कहता है, माँ, आप इतनी सारी मिट्टी क्यों लाई हो? विनायक, कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है। इस अवसर पर मैं मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगी, जिससे 4 पैसे जोड़कर बटोर सकूं और हम दिवाली मना सकें। माँ, मैं भी दिए बनाने में आपकी मदद करूँगा, जैसे मैं मिट्टी के बर्तन बनाने में बाबूजी का हाथ बटाया करता था। ये बोलते हुए विनायक की आंखों में आंसू भर जाते हैं। धानी अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे मिलकर मिट्टी को दिया बनाने के लिए रौंदना शुरू करते हैं। बाबूजी मिट्टी के मटके हांडी बनाने के लिए मिट्टी को बहुतायत बार रौंदते मत्ते थे। हमें भी वही करना होगा, ताकि दियों की बनावट अनोखी हो सके, ताकि तभी वह बहुमूल्य में बिकेंगे। दोनों माँ बेटे देर रात तक मिट्टी के दिए बनाकर भोजन के अभाव में पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन धानी अपने घर के तख्त पर रखे लक्ष्मी माँ की मूर्ति के समक्ष खड़ी हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ, तुम तो धन और वैभव की लक्ष्मी हो। बस आज इतना कर देना कि मुझ दिन दुखियारिन के दिए की बिक्री हो जाए, ताकि दीपावली के दिन हम गरीब के घर में दिया जला सकें। इसके बाद दोनों माँ बेटे दियों को बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाते हैं और विनायक आवाज लगाता है, दीपावली के दिए ले लो, मिट्टी के मनमोहक दिए ले लो। काफी देर बाद भी उनके दिए खरीदने कोई नहीं आता। माँ, लगता है हमारे दिए लुभावने नहीं, इसलिए लोग हमारे दियों को एकटक देख भी ना रहे हैं, ना हमारे दिए बिक रहे हैं। धीरज धरो विनायक, धन की देवी माँ लक्ष्मी हमारी गुहार सुनेंगी, हमारे दिए बिकेंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद उनके इक्के दुक्के दियों की ही बिक्री हो पाती है। केवल 10 रुपए माँ के दिए बिके हैं। आज के महंगे दौर में तो इतने में एक वक्त के खाना भी नसीब ना होगा। विनायक पिछले 2 रोज से भूखा है, उसका खाना मुझसे ज्यादा जरूरी है। धानी वह 10 रुपए देकर बनिए की दुकान से डबल रोटी खरीदकर अपने बेटे को खिलाकर खुद पानी पीकर ही पेट भर लेती है। ऐसे ही हर एक दिन होता, उनके बनाए दिए कोई नहीं खरीदता। देर रात जब माँ बेटे दियों की टोकरी माथे पर उठाए डगर चल रहे थे, तभी उनकी नजर एक पीपल के पेड़ के पास पड़े 3 दियों पर जाती है, जिनकी बनावट देखकर माँ बेटे वहीं ठहर जाते हैं। माँ, देखो तो जरा ये 3 दिए कैसे सोने के समान चमक दमक रहा है। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये दिए माटी के बने हैं। जाने किस धूर्त इंसान ने इतने सुंदर दियों को बिना टूट फूट के यहाँ छोड़ दिया है। विनायक उन तीनों दियों को अपनी टोकरी में रखकर घर ले आता है। घर आकर धानी उन 3 दियों को साफ सुथरा करके उन्हें लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने रखकर कहती है, लक्ष्मी मैया, माफ करना, मेरे पास तेल की एक बूंद भी नहीं है जो ये दिया जला सकूं, इसलिए मैं इसे चुचा ही आपके समक्ष रख रही हूँ। एकाएक तीनों दिए तेल बाती से भरपूर होकर जल उठते हैं। तभी माँ लक्ष्मी अपनी सुनहरी छवि के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। धानी, आज की दौर में तुम्हारे जैसा मन सैकड़ों में से किसी एक का होता है। इस घनघोर गरीबी में भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया।
ना किसी भी कष्ट में तुमने कुड़कुड़ाहट जताई, इसलिए मैं तीनों दियों को जादुई दियों में बदलती हूँ। जब भी तुम इन 3 दियों में तेल उड़ेल कर जोत बाती जलाओगी, ये तीनों दिए रुपए, सोना और हीरे का दिया बनकर तुम्हारी मदद करेगा। धानी को जादुई 3 दिया देकर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान होती हैं। क्या सचमुच ये तीनों दिए जादुई हैं? इसका पुख्ता प्रमाण जानने के लिए इससे मदद मांगनी होगी। ऐ मेरे जादुई 3 दियों, इसी पल छिन मुझे अपना परिचय दो। अचानक तेजोमय प्रकाश के साथ तीनों दिए हीरे, पैसे और सोने के दियों के सांचे में ढल जाते हैं और उनके भीतर जल रही बाती के बीच से सोने, पैसे और हीरे की बौछार बरस पड़ती है। ये तीनों दिए तो सचमुच में जादुई हैं। ऐ लक्ष्मी माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जादुई पैसे के दिए से मिले पैसे से धानी भरपेट खाना खा पाती है। अगले सवेर वह जादुई दियों से मिले हीरे और सोने को सुनार के हाथों सौदा कराती है, जिससे उनके घर की माली हालत की काया पलट हो जाती है। अब वह निष्दिन सवेरे और संध्या के समय उन तीनों दियों को जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करती थी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आता है। सभी के घरों के दीवट पर दीपावली के दिए जगमगाकर दिवाली के पर्व की सुनहरा संदेश सुना रहे थे। तभी धानी कहती है, लक्ष्मी माता, आपकी जितनी वंदना करूं कम है। इन 3 दियों को देकर आपने मुझ दिन दुखियारिन के घर की दरिद्रता का नाश करके धन वैभव से भरपूर कर दिया। आपकी ही दया और इन 3 जादुई दियों के कारण आज हम दिवाली मना रहे हैं। धानी लक्ष्मी माता का शुक्रगुजार ही कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया दस्तक देती है। कोई है इस घर में बड़े दिल वाला? कहिए अम्मा। दिवाली का दिन है बिटिया, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। धानी रसोई घर का रुक करके बुढ़िया के लिए पूरी पकवान लाकर परोसती है। ये लो अम्मा, आराम से बैठकर खाओ। खा चुकने के बाद बुढ़िया बाहर की ओर बढ़ने लगती है कि धानी कहती है, अम्मा, दिवाली के दिन किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। ठहरो, मेरे पास आपको देने को कुछ है। धानी तीनों दियों को जलाकर कहती है, ऐ मेरे 3 जादुई दियों, आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, मेरी मदद करो। दियों में जल रही लौ सुनहरी होने के साथ दिए जादुई ढांचे में ढलकर रुपए, सोना और हीरे के दिए में बदलकर रत्न बरसाते हैं। ये देखकर बुढ़िया हरारत में पड़ जाती है। ये कैसे दिए हैं जो अपने भीतर से बेशकीमती रत्न बरसा रहे हैं? अम्मा, दरअसल ये 3 जादुई दिए हैं जो मुझे माँ लक्ष्मी की ओर से भेंट स्वरूप मिला है। ये सारा रत्न आप रख लीजिए। इसे आप आगे भावी भविष्य में किसी भी दशहरा या दिवाली पर आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। काश दुनिया के बाकी रईस लोग भी तुम्हारे जैसे दरिया दिल होते। जुग जुग जियो बेटी, माँ लक्ष्मी तुम्हें धन धान से भरपूर रखे। इस तरह 3 जादुई दियों से न सिर्फ दुखियारिन धानी के घर की दशा बदलती है, बल्कि वह उन जादुई दियों से कई और गरीबों के घर की दरिद्रता भी दूर करती है। राजा की काली प्रेग्नेंट बहू। तर्शीश में बसे इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के राजा रंजीत सिंह से उसकी प्रजा बेहद प्रसन्न थी। एक दिन राजा अपने पुत्र नरेश से कहते हैं, पिताश्री, आपने मुझे पुकारा? हाँ युवराज नरेश, अब आप सयाने हो चुके हैं। आपके विवाह के लिए सैकड़ों प्रस्ताव आ चुके हैं। हमने आपके खातिर मगध के राजा अग्रसेन की पुत्री अपराजिता का चयन किया है। एक स्त्री में होने वाले सभी गुण उसमें शामिल हैं। वो रूपवती और गुणवती दोनों है। राजा नरेश बिना कोई आपत्ति जताए पिता के फैसले के आगे सर झुका देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे नरेश और अपराजिता की शादी हो जाती है। सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में सजी रानी अपराजिता का दूधिया शरीर हीरे के समान चमक रहा था। राजा रंजीत सिंह कहते हैं, अपराजिता बहू, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि इस महल की महारानी, यहाँ की रौनक हो। इस पूरे नगर में राजा रंजीत सिंह के बहू जैसी सुंदर स्त्री और कोई नहीं है। राजा रंजीत सिंह की बातों में अपराजिता को रंग के प्रति एक बड़ा भेदभाव दिख जाता है। शादी की सेज पर बैठी रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। पता नहीं, पर पिताश्री के वार्तालाप में रंग भेद की कूटनीति दिखाई पड़ रही थी। जब पिता का आचरण ऐसा है तो पुत्र का कैसा होगा? अपराजिता ऐसा कह ही रही थी कि अचानक कमरे में राजा नरेश आकर कक्ष का किवाड़ भीतर से बंद करके कहते हैं, क्या हुआ रानी अपराजिता? आपके मुख पर ये कैसा प्रश्न चिन्ह पड़ा हुआ है? राजा नरेश, क्या व्यक्ति की तन की सुंदरता ही सर्वोपरि है?
मन के मेल का कोई महत्व नहीं? महत्व है रानी, मगर पिताश्री के लिए केवल शारीरिक सुंदरता ही सर्वोपरि है। किंतु मधुरता हर एक बुरे इंसान को बदलाव दे सकती है। इंसान को उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उसका भला आचरण खूबसूरत बनाता है। राजा नरेश की ये बात सुनकर अपराजिता कहती है, मुझे तो आभास ही नहीं हो रहा कि आपके और पिताश्री के बीच रक्त संबंध है, क्योंकि आपके और उनके विचार एकदम पूर्व और पश्चिम के नाई हैं। मगर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं आप जैसे राजा की अर्धांगिनी हूँ। इसके बाद राजा नरेश और रानी अपराजिता सुनहरा समय साझा करते हैं, मगर किसे पता था कि अब जो होने वाला था वो बेहद अलग था। सवेरे जैसे ही रानी अपराजिता खुद को शीशे में निहारती है, वो बेहद भयातुर हो जाती है। वो देखती है कि सर से पांव तक उसका सुंदर शरीर काले कोयले के समान हो चुका है। बदले बदसूरत रूप को देखकर रानी रोने लगती है। उनकी सिसकियां पूरे महल में सन्ना उठती है। ये कैसे हो गया? मेरा सुंदर स्वरूप श्यामल कैसे हो गया? अचानक राजा रंजीत सिंह वहां पधारते हैं और बहू का बदला हुआ काला चेहरा देखकर रोष में आकर कहते हैं, बहू रानी, ये क्या? तुम्हारा कंचन मुख काली बद्रा में कैसे बदल गया है? राजा रंजीत सिंह की बहू काली, ये हमें कदापि मंजूर नहीं। रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवालों के सैलाब उमड़ रहे थे। अपनी बदसूरती को लेकर उनकी आंखों में बदरा बरस रही थी। ऐसे में काले रूप को लेकर ससुर के कड़वे बोल उनके मन को घायल करने में बाण का काम कर रहे थे। राजा अग्रसेन ने हमारे संग छल किया। उनकी बेटी का सुंदर स्वरूप महज एक मिथ्या थी। सौंदर्य प्रसाधन के सहारे उन्होंने अपने काली बेटी को हमारी बहू बनाकर भेजा। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठें, दासियों, इस काली बहू को काल कोठरी में डाल दिया जाए। पिता के फैसले के आगे राजा नरेश चुप हो जाते हैं। 2 माह बीत जाते हैं। फिर एक रोज काल कोठरी में बंद काली बहू बेहोश हो जाती है, जहां एक वैद्य से उनकी जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि राजा रंजीत सिंह की बहू गर्भवती है। कदापि नहीं, इस काली बहू की कोख से जन्म लेने वाला अंश भी इसके जैसा नकुशा निकलेगा। राजा रंजीत सिंह इस काली कुरूपा बहू को देश निकाला देते हैं। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार राजा नरेश बोल पड़ते हैं, पिताश्री, कोख का फल तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप अपनी बहू को इसलिए देश निकाला दे रहे हैं क्योंकि वो काली है? ये कहाँ का न्याय है? राजा नरेश, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि अब तुम अपने पिता से प्रश्न करोगे। दोनों बाप बेटे के बीच की बहस बढ़ता देखकर काली बहू कहती है, कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। पिताश्री, आपकी इच्छा अनुसार मैं काली बहू अपनी कोख में पल रहे अंश के साथ इस नगर से जा रही हूँ। राजा नरेश, आपको मेरे सिंदूर की सौगंध, मेरे पीछे ना आना। सतयुग में रानी सीता को भी गर्भावस्था में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अब मेरी बारी है। काली बहू अपने ससुर के फैसले के आगे सर झुकाकर इंद्रप्रस्थ साम्राज्य से निकल जाती है, जिसके बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रजा के बीच त्राही त्राही मच जाती है, जिससे परेशान होकर राजा रंजीत सिंह पुरोहित आचार्य को महल में आने का आमंत्रण देते हैं। प्रणाम पुरोहित जी। बरसों से जो साम्राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, वो आज चरमरा चुका है। धरा बंजर बेजान पड़ी है, सरोवर भी सूख गए। आखिर ये क्यों? जो बोया है ये उसकी कटनी है, करनी होगी राजा। इस साम्राज्य पर एक सामरी स्त्री का श्राप है। ये सुनकर राजा रंजीत सिंह बीते दिनों में खो जाते हैं। राजा रंजीत सिंह हाल ही में राजगद्दी पर बैठे थे। उनके महल में सैकड़ों दासियां थीं। उनमें से एक थी भागीरथी की पुत्री भार्गवी। वो बेहद सांवली थी, मगर उसका नयन नक्श तजोमय था। वो निस दिन महल में पानी पहुंच जाती थी। वासना में लिपटे राजा ने भार्गवी को अपनी शारीरिक भोग विलास का साधन बनाया। भार्गवी के गर्भवती होने की खबर जब उसकी माँ भागीरथी को जान पड़ती है तो वो कहती है, भार्गवी, तुम्हारी कोख में किसका अंश है? बोलो भार्गवी, इससे पहले कि देर हो। वो कपकपाती जुबान से कहती है, राजा रंजीत सिंह। भागीरथी भार्गवी को लेकर राजा रंजीत सिंह के महल में आती है।
राजा उसे एकांत में बात करते हैं। राजा, मेरी भार्गवी पेट से है, आप पिता बनने वाले हैं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। राजा उन्हें सोने की अशर्फी से भरी पोटली पकड़ाते हुए कहते हैं, रात के अंधियारे और दिन के उजाले का कोई मेल नहीं। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारी काली बेटी मेरी पत्नी बनने योग्य है? ये लो और जल्दी बनो। ऐसा न कहिए महाराज, मेरे कालेपन की सजा मेरे कोख को मत दीजिए। हमारे समाज में बिना पिता के पुत्र जनने वाली सामरी स्त्री को नगर वधू बनना पड़ता है। तो फिर बन जाओ नगर वधू, इससे लोगों का मनोरंजन तो होगा। ये सुनकर गर्भवती भार्गवी रोष में आकर कहती है, महाराज रंजीत सिंह, तुमने मेरे कालेपन के कारण मेरी काया और कोख दोनों पर कालिख पोती है। मैं सामरी स्त्री तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पुत्र की संगनी विवाह के पहली रात सुहाग की सेज पर ही काली बहू बनकर गर्भवती होकर डगर डगर भटकेगी। पिता के पापों की कटनी पुत्र पर पड़ती है। राजन, उस स्त्री के श्राप से ही तुम्हारी बहू बहुत काली बन गई है। इस श्राप का कोई तो समाधान होगा। है, तुम्हें उस सामरी स्त्री और उसके पुत्र को स्वीकार करना होगा, जिसके पश्चात तुम्हारी काली बहू अपने असली अक्ष में आ जाएगी। राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर साम्राज्य की सीमा में जाते हैं। अंत में उन्हें इंद्रप्रस्थ के जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, जहां उनकी काली बहू और भार्गवी एक साथ दिखती हैं। पिताश्री, आप यहाँ? पुत्री, क्या तुम इस उद्दंड राजा को जानती हो? ये मेरे ससुर है। ये सुनकर भार्गवी अचंभित हो जाती है और राजा रंजीत सिंह उसके पैरों में गिरकर कहते हैं, भार्गवी, मैं बेबस राजा तुम्हारे पैरों में पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। ससुर के श्राप की सजा मेरी बहू को मिल रही है। उसका रूप छिन गया। क्रूरता में आकर मैंने अपनी काली बहू को देश निकाला दे दिया। ये सोचा ही नहीं कि मेरे ही कर्मों की सजा मेरी काली बहू को मिल रही है। राजा का बदला मन देखकर बूढ़ी भार्गवी कहती है, तुमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसी के साथ काली बहू का स्वरूप सुंदर हो जाता है और राजा सामरी स्त्री को पूरे साम्राज्य के सामने अपनी पत्नी का पद देते हैं। इसी के साथ राजा की काली बहू की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पौराणिक विद्वानों के अनुसार पूर्वजों के पापों की सजा भावी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है, जो 100% सत्य है। 3 बहू की भोजन चुनौती। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था, जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह ज़बानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी, याद आएगी तुमको नानी। खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे। चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे ये तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार। हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई। और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा? अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो। गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें 1 खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सफाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन। हे बाबूजी, बचाओ हमके। अरे ये खाने का कौर है कि मौत का कौर?
जरूरी ससुरी सास बहुरिया ही भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी, वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारे भोजन चुनौती के परात से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो। आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम। अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो। चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही। आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके। सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं। अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपागप अंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह हैं, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही हैं। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी, कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ
हमारे पैसे? हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भोग की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। ओफो माँ जी, ये रेगुलेटर तो फिर से खराब हो गया। देखिए गैस लीक होने की कितनी स्मेल आ रही है। हमें अभी नया रेगुलेटर लाना होगा। ठीक है बहू, हम दोनों अभी बाजार चलते हैं, वैसे भी किचन का और भी सामान लाना है। दोनों सास बहू अपने पतियों के पास जाती हैं, जहां दोनों बाप बेटे ताश खेल रहे थे। अजी सुनिए, बहू और मैं बाहर जा रहे हैं, आप रसोई में मत जाना। रेगुलेटर खराब हो गया है तो गैस ऑन मत करना। ठीक है, जल्दी आना। अजी आपने सुन लिया ना। धनुष जी, प्लीज हमारे पीछे कुछ भी खाना मत बनाना, हमारे आने तक इंतजार कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। अरे आप दोनों ने सुन लिया ना, हम जा रहे हैं, आकर आपकी 4 बजे वाली चाय बना देंगे। अरे माँ, कितना बोलोगी, जाओ ना, सब सुन लिया। अच्छा ठीक है। ये कहकर दोनों मार्केट जाकर सामान खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दिवाकर अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ, ये खेलते खेलते ऐसा कर 2 कप चाय बना ले। ठीक है पिताजी। अरे माँ और सुरेखा कुछ कह रही थी जाते वक्त, आपने सुनी क्या उनकी बातें? अरे पता नहीं क्या कह रही थी, तुझे तो पता ही है, कहीं भी जाएंगी तो 10 बातें सुना कर जाएंगी। ये मत करना, वो मत करना, इनकी छोड़, तू चाय लिया मेरे लिए। ठीक है पिताजी। ये कहकर धनुष चाय बनाने चला जाता है। वो जैसे ही गैस को ऑन करता है तो सिलेंडर के ब्लास्ट से एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें दोनों मर जाते हैं। तभी बात करती हुई दोनों घर की तरफ पहुंचती हैं। अरे माँ जी, आपने नॉन स्टिक तवा देखा था, उस पर कितनी छूट थी, अच्छा हुआ हमने ले लिया। हाँ बहू। और उसके साथ फ्री चम्मच का सेट भी मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ हंस रही हो और वहाँ तुम्हारा घर जलकर खाक हो गया है। चलो शुक्र है तुम दोनों बाहर थी और तुम दोनों के पति ऑफिस में, है ना? क्या घर में आग लग गई? नहीं नहीं बहू, जल्दी चल। ये कहते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और उनके हाथ से सामान गिर जाता है। वो भागी भागी अपने घर की ओर जाती हैं, जहां 2-3 औरतें उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अरे पागल हो क्या तुम दोनों, जो इस आग में झुलसने जा रही हो? अरे माया, हाथ छोड़ मेरा हाथ। अरे अंदर मेरे पति और मेरा बेटा है, छोड़ मुझे, मेरा बेटा जल रहा है। अरे कोई बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ। अरे जाने दो मुझे, छोड़िए मुझे, अंदर है वो, मुझे पापा जी और धनुष को बचा कर लाना है। सुरेखा, तुम पागल हो गई हो क्या? आग की लपटें देख कितनी तेज है, तू पास भी नहीं जा सकती। अब तक तो वो दोनों बचे भी नहीं होंगे। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को, पापा जी भी बिल्कुल ठीक है ना माँ जी? लगता है यहाँ कोई सिलेंडर फट गया है, जिससे पूरा घर विस्फोट हो गया। तभी फायर ब्रिगेड आकर घर की आग को बुझाते हैं और अगले ही पल दोनों सास बहू सफेद साड़ी में गुमसुम बैठी हुई थी, जहां उनके पतियों की लाश पूरे तरीके से जल चुकी थी। तभी सुरेखा का भाई आकर कहता है, बस मेरी बहन शांत हो जा, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। पर ये सब कैसे हो गया? क्या कहूँ, किसको कसूरवार ठहराऊं भैया? शायद समय ही गलत चल रहा था, गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर खराब हो गया था। इन दोनों को कह कर गए थे कि रसोई में मत आना,
पर शायद उन्होंने गैस ऑन किया होगा, जिस वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अरे मेरे बच्चे को ले आओ कोई, अरे मेरे पति को ले आओ कोई, अरे मैं मर जाऊंगी, कैसे रहूं मैं, दोनों छोड़कर चले गए हम दोनों को। माँ जी, सुरेखा, आप दोनों संभाले खुद को, इस नाजुक मोड़ पर मजबूत होना होगा आपको। मैं पैसे भिजवा दूंगा कल आपको, या आप दोनों मेरे साथ ही रहने चलिए। नहीं भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होंगे, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, माफ करना। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, दोनों जैसे तैसे घर चला लेते हैं और कहते हैं, बहू तूने अपने भाई से तो कह दिया, पर हम ऐसा क्या काम करें जिसमें हमारे कम पैसे लगे और मुनाफा ज्यादा हो। हमारा घर जलकर खाक हो गया, इसमें सामान लाकर और रंग रोगन करवाना होगा। माँ जी, मैंने सोचा है हम डोसा बनाकर भेजें, उसमें ज्यादा लागत और मेहनत नहीं लगती है, फटाफट बनाकर खिला सकते हैं। इन सामान के लिए मैं लोन ले आऊंगी। बहू की बात सुनकर मालती राजी हो जाती है। सुरेखा कुछ लोन उठाकर एक ठेला और डोसा बनाने के सामान का इंतजाम करती है। अगले दिन से ही दोनों सास बहू का स्पेशल डोसा बनाने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसे के साथ नारियल की चटनी और सांभर का मजा लीजिए, मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। हाँ आइए आइए, यहाँ मसाला डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, सास बहू स्पेशल डोसा, अफगानी डोसा, कई प्रकार के डोसे उपलब्ध हैं, तो देर ना कीजिए। अरे यहाँ तो डोसे की नई दुकान लगी है, चल प्रेरणा, डोसे को खाते हैं। हाँ चल। दोनों सहेली सास बहू की दुकान पर पहुंचकर डोसे का ऑर्डर करके खाती हैं और कहती हैं, अरे वाह आंटी, आपकी पनीर डोसा और अनियन डोसा तो बहुत मस्त है। हाँ आंटी, ऐसा करिए, आप अपना सास बहू स्पेशल हो सभी खिला दीजिए और पनीर वाला पैक कर दीजिए, 2-2। ठीक है बेटा, ये लो सास बहू स्पेशल डोसा। अरे वाह गजब, इसके आगे तो मटर पनीर भी फेल है। आहा दीदी मस्त है। ये कहते ही वो दोनों पैसे देकर चली जाती हैं, जिसके बाद एक के बाद एक ग्राहक आते हैं और भीड़ लगने लगती है। अरे दीदी, मुझे 3 प्लेट डोसा पैक कर दीजिए और एक खाने को दे दीजिए। ये लो, और पैक कौन सी करनी है? ये सास बहू स्पेशल डोसा, चीज डोसा और मसाला डोसा। अरे वाह वाह, ऐसा स्वादिष्ट डोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया। पहले दिन ही सास बहू के डोसे की बहुत अच्छी कमाई होती है, जिससे वो डोसे का और सामान ले जाते हैं। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी डोसे की दुकान पहले दिन से ही चल पड़ी। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ 1000 रुपए ही लगाए थे और कमाई 7000 की हुई है। लगता है अब हम अपने घर को पहले जैसा नया कर देंगे। हाँ माँ जी। अगले दिन भी सास बहू डोसा बेचकर बहुत कमाई करती हैं और अलग अलग प्रकार के डोसे बेचकर वो मशहूर होने लगती हैं। उनकी 6 महीने की मेहनत उन्हें ठेले से एक बड़ी दुकान में पहुंचा देती है। आसपास के शहरों में भी सास बहू के स्पेशल डोसे की डिमांड बढ़ जाती है। ज्यादा ग्राहक आने से अब सास बहू ने अपनी दुकान में 4 स्टाफ को रख लिया था। तभी एक दिन जाना माना पंजाब का शेफ मोहन राय उनकी दुकान के सास बहू स्पेशल डोसा खाता है और कहता है, अरे वाह, आज तक ऐसा डोसा तो मैंने भी नहीं बनाया। वेटर, यहाँ की ओनर कौन है, जरा उन्हें भेजिए। शेफ की बात सुनकर वेटर सुरेखा को भेज देता है और वो कहती है, जी क्या हुआ, आपको हमारा डोसा पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया है। मैंने शेफ होकर भी इतना अच्छा डोसा कभी नहीं बनाया। सच कहूँ तो मुझे आपके यहाँ का डोसा काफी पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि ये लजीज डिश मेरे 5 स्टार होटल में भी आप सब लोग खाएं। तो क्या इसके लिए आप मेरे होटल में आकर शेफ बनना पसंद करेंगी? सच में आपको हमारा डोसा इतना पसंद आया कि अब हम आपके 5 स्टार होटल में शेफ बनेंगे? जी बिल्कुल। पर सर, हमारी दुकान को हम बंद नहीं कर सकते, काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके डोसे की शॉप की फ्रेंचाइजी ओपन करा दूंगा। दूसरे शहर में भी लोग खा पाएंगे और आपका स्टाफ भी यहीं रहेगा। आप उसकी अपडेट लेते रहना। आप मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं माँ जी से पूछ लूं। ऐसा कहकर सुरेखा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। अगर बहू हमें ये सुनहरा अवसर मिल रहा है तो हम इसे जाने कैसे दे सकते हैं। हाँ कर दे उन्हें। खुशी से सास बहू फूले नहीं समाते और शेफ के साथ जुड़कर उसके 5 स्टार होटल में अपने स्पेशल सास बहू डोसा सबको खिलाकर उस होटल को भी फेमस बना देती हैं।
साथ ही उनकी दुकान भी चलती रहती है। उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है और अपने जले हुए घर को वो एक बेहद सुंदर बंगला बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। चुड़ैल की सुनहरे बाल वाली बेटी। मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। नफरत होती है मुझे तुम जैसे इंसानों से। देखना अब मैं अपनी शक्ति का कितना प्रयोग करके तुम सबके साथ क्या करूंगी। देखो चुड़ैल रानी, हमारे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दूसरों की सजा मासूम लोगों को मत दो। मुझे तुम्हारे बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक के बाद एक लोगों को उठाकर पटकती है तो किसी को मारती है। तूफान थमने के बाद उसकी 5 साल की बेटी अंबिका आती है, जिसके बहुत बड़े सुनहरे बाल थे जो कि जमीन तक पहुंचते थे। चुड़ैल अपनी बेटी को आता देखकर इंसानी रूप में आकर कहती है, अंबिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह से दोनों माँ बेटी घर जाकर एक साथ खाना खाते हैं। चुड़ैल फिर गायब हो जाती है और उसकी बेटी अंबिका बाहर खेलने चली जाती है। प्रीति अंबिका के साथ खेल रही थी कि तूफान से एक पेड़ टूटकर उस पर गिरने वाला था। अंबिका, वो देख, वो पेड़ टूटने वाला है, हम दब जाएंगे। चल भाग यहाँ से। वो तो गिरने वाला है, कोई बचाओ। डरकर अंबिका जैसे ही चीखती है तो उस गिरते हुए पेड़ को अंबिका के लंबे घने सुनहरे बाल उस पेड़ के डाल को पकड़ लेते हैं, जिससे दोनों बच्चियां बच जाती हैं और हैरानी से कहती हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या? अंबिका, तेरे इतने बड़े बालों ने पेड़ को गिरने से रोक लिया और हम बच गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू खुद ही ऊपर देख ले। प्रीति के कहने से जैसे ही अंबिका ऊपर की ओर देखती है तो वो अपने बालों से उसको पकड़े हुए पाती है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मेरे बालों ने पेड़ को पकड़ लिया। हे भगवान, कहीं इसे पता ना चल जाए कि मेरे बाल जादुई सोने के हैं। अरे अंबिका, तेरे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? ये कैसे किया तूने? ज, 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 जा, जादू? कोई जादू नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। चलते हैं यहाँ से। शुक्र है प्रीति को शक नहीं हुआ। तभी अंबिका के बाल पेड़ को झटके से गिरा देते हैं और वो अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। अगले दिन अंबिका जमीन पर गोला बनाकर खेल रही थी। तभी एक रोती हुई औरत को देखकर अंबिका कहती है, अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने आपको मारा क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटा, फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे बेटा, कल मेरी बेटी की शादी है और आज मेरे घर में एक चोर ने आकर सारे पैसे और सोने गहने चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? आंटी, आप फिक्र मत करो, आप अपनी बेटी की शादी जरूर कराओगे और आप पर गहने भी होंगे। आसपास कोई नहीं है, जल्दी से आंटी को सुनहरे बाल दे देती हूँ। ये कहकर अंबिका अपने लंबे सुनहरे बालों में से कुछ बालों को तोड़कर उस आंटी को देकर कहती है, आंटी, ये सोने के बाल हैं, आप इसे बेचकर सोने के गहने बनवा लीजिए और हाँ, किसी को बताइएगा मत। बेटा, तूने अपने बाल तोड़ दिए, तुझे दर्द नहीं हुआ और तेरे ये बाल सोने के कैसे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं होता आंटी, पर आप रोइए मत, अब आप अपनी बेटी की शादी कराइए। जाइए। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ताज्जुब की बात है, पर एक चुड़ैल की बेटी उस औरत की मदद क्यों करती है? जहाँ एक तरफ चुड़ैल लोगों को मार रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी उन्हीं लोगों की मदद कर रही थी। आखिर ये कैसा रिश्ता था? क्या उस चुड़ैल की तरह अंबिका भी एक भूतिया बच्ची थी, या वो मासूम इंसानी नेक दिल बच्ची थी? और उस छोटी बच्ची के बाल बाकियों से अलग सुनहरे क्यों थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ उस आंटी की मदद करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। अब मैं चलती हूँ। अगर मेरे सुनहरे बाल किसी की मदद कर सकते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। शाम के समय चुड़ैल जंगल के बीच में अपनी तांत्रिक पूजा कर रही थी। तभी गांव के 2 लोगों ने उसे देख लिया। पेड़ों की आवाज से चुड़ैल को पता चल जाता है और उन लोगों को वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी विधि में विघ्न डाला। पता है कितनी देर से प्रयास कर रही थी। अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं।
नहीं नहीं, हमें माफ कर दो चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हमने जानबूझकर नहीं किया, हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते थे। हमें तुम कुछ मत करना, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, हमें मत मारना। मरोगे तो जरूर। ये कहते ही चुड़ैल उनके पीछे भागती है और वो दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर की ओर भागते हैं और एक कुएं के पास छुप जाते हैं। कहाँ हो मेरे शिकारी, कहाँ छुप गए तुम? मार डालूंगी तुम सबको। सामने आओ, दोनों के दोनों सामने आओ। लगता है चले गए, मुझे दोबारा अपनी विधि शुरू करनी चाहिए। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। वहीं डरे हुए दोनों लड़के बाहर आते हैं कि कुएं में गिर जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे हम कुएं में गिर गए हैं। अरे हमें बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। चुड़ैल की बेटी अंबिका कुएं से थोड़ी ही दूर पर थी और वो कहती है, लगता है कोई परेशानी में है, कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। अंबिका जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है तो बोलती है, अरे ये लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा, पर कैसे? अरे हाँ, मेरे बाल है ना, ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, इन लोगों को बाहर निकाल कर लाओ। अंबिका के सुनहरे बाल उन दोनों लोगों को बाहर खींचकर ले आते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अंबिका चली जाती है तो दोनों कहते हैं, अरे कौन था यहाँ, किसने हमें बाहर निकाला, किसने हमें बचाया? अरे कोई है यहाँ? पता नहीं कौन हमें बचाकर चला गया। बहुत ही नेक दिल इंसान होगा जिसने भी हमारी जान बचाई। सही कहा विपिन तुमने। इस तरह अंबिका अपने सुनहरे बालों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। एक दिन चुड़ैल बाहर लोगों को मारने जा रही थी, तभी उसकी बेटी कहती है, माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, तू मत जा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही थी। माँ मैं भी चलूंगी माँ। अच्छा जिद मत कर, चल मेरे साथ। मैं तो शिकार करने जा रही थी, लेकिन अब शाकाहारी सब्जी का शिकार करना पड़ेगा मुझे। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तब शायद मैं उसे अपने चुड़ैल रूप के बारे में बता पाऊँ। अरे माँ क्या सोच रही हो आप? चलो। हाँ चलो। इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। तभी अंबिका को लाइन में बैठे हुए भूखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, अरे बेटा हमें खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ कोई खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कोई हमें खाना दे दो। माँ ये लोग तो बहुत भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। बेटा ये लोग भिखारी हैं, यहाँ ऐसे ही करते हैं, तू इन पर ध्यान मत दे, आगे चल। अरे नहीं माँ, ये बहुत परेशान है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, आप रुको, मैं इन्हें खाना खिला कर आती हूँ। क्या करूँ मैं? अरे हाँ। ये कहकर अंबिका को सामने ढाबा दिखता है और अपने सुनहरे बाल तोड़कर उन्हें दे देती है और बदले में बहुत सारा खाना लाकर गरीब भूखे लोगों को खिला देती है। पापा आपको भूख लगी थी ना, ये खा लीजिए, बहुत सारा खाना है मेरे पास। ये लो अम्मा, आप भी खा लो, और आप भी। ये सब होता हुआ चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपनी बेटी को वो कहती है, मेरी छोटी सी बच्ची, तू बहुत होशियार है, लोगों की मदद करती है। हाँ माँ, पर आप रो क्यों रही हो? मैं तो हमेशा अपने सुनहरे बाल तोड़कर लोगों की मदद करती हूँ। मैं रो रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। आज तक मैंने तुझसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। तुझे पता है तेरे बाल इतने सुनहरे और लंबे जादुई क्यों है? क्यों है माँ? क्योंकि मुझ में चुड़ैल की शक्तियाँ हैं। जब तू पैदा हुई थी तब भी तेरे बाल उतने ही बड़े और सुनहरे थे। सच्ची माँ? मैंने चुड़ैल होकर लोगों को मारा और तूने मेरी बेटी होकर मुझे आईना दिखा दिया। इसीलिए अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं भी लोगों को नहीं मारा करूँगी, तेरी तरह लोगों की मदद किया करूँगी। तुझे मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं माँ। तब से चुड़ैल अंबिका की तरह लोगों की मदद किया करती थी।